नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कलिंग के सोमवंश। देखिए, सोमवंश के 4 शाखाएं देखी हैं, उसमें से हमने इससे पहले मैकल के सोमवंश और सिरपुर के सोमवंश को पढ़ लिया है। उसके बाद आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कलिंग के सोमवंश। तो देखिए, कलिंग के सोमवंश का शासनकाल 11वीं सदी के मध्य देखा जाता है। इस वंश के संस्थापक शिवगुप्त को माना जाता है। इस वंश के सभी शासकों द्वारा जो है त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया गया था। सिर्फ शिवगुप्त जो संस्थापक हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, बाकी सभी अन्य शासक हैं उन सभी शासकों द्वारा जो है त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया गया था। साथ ही दूसरे में कौशलेंद्र की भी उपाधि जो है इसी वंश के शासकों द्वारा धारण किया गया है। कौशलेंद्र अर्थात कौशल के इंद्र। देखिए, इनका शासन क्षेत्र कौशल, कलिंग और उत्कल तक, इसी कारण जो है त्रिकलिंगाधिपति कौशल, कलिंग और उत्कल 3 क्षेत्रों में था। इस कारण इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की धारण की है। उपयुक्त तीनों क्षेत्रों के अधिपति कलिंग के सोमवंश को माना जाता है। समकालीन राजवंश में भौमकर राजवंश, ओड्र क्षेत्र के भौमकर राजवंश इनके समकालीन थे। इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो देखिए, ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार महाशिवगुप्त के पुत्र महादेव नंदन ने अपनी प्रसिद्धि में स्वयं को पांडुवंश से कहना बंद कर दिया और उसके स्थान पर सोमवंशी शब्द का प्रयोग करने लगे। और सोमवंश के उद्भव के संबंध में एक और मत है कि वे पांडुवंश से संबंधित नहीं थे, बल्कि वे अपने आप को नए राजवंश के रूप में उद्भव मानते हैं। तो पांडुवंश से अलग जो है मानते हैं ये कलिंग के सोमवंश। देखिए, इस वंश के शासक राजा बनने पर व्यक्तिगत नाम के साथ साथ राजकीय नाम धारण करते थे। देखिए, अपना व्यक्तिगत नाम से पहले इनके सभी राजा द्वारा एक राजकीय नाम धारण करते थे और क्रम अनुसार 2 ही राजकीय नाम ये लोग जो है उपाधि के रूप में धारण करते थे। पहला है भवगुप्त और दूसरा महाशिवगुप्त। भवगुप्त, महाशिवगुप्त इनके राजकीय नाम है। तो देखिए, यदि देखिए पहले शासक का नाम अगर महाशिवगुप्त का गुप्त है तो उनके पुत्र का नाम महाभवगुप्त होगा। उसके बाद फिर से उनके पुत्र का नाम जो है महाशिवगुप्त होगा। तो क्रम से पहले भवगुप्त हो रहा है, उसके बाद क्या महाशिवगुप्त हो रहा है, फिर भवगुप्त, फिर महाशिवगुप्त। इसी क्रम में जो है सभी शासकों द्वारा जो है उपाधि धारण किया गया है। जो है उपाधि के बाद जो है अपने नाम को लिखा करते थे। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ इनकी वंशावली दिया गया है कलिंग के सोमवंशियों का। तो देखिए, सबसे पहले इस वंश के संस्थापक कौन है? शिवगुप्त। शिवगुप्त जो है इस वंश के संस्थापक है। इनका पुत्र है जन्मेजय। जन्मेजय उनका पुत्र है और ये उनके राजकीय नाम है महाभवगुप्त प्रथम। महाभवगुप्त प्रथम उनके पिता शिवगुप्त। तो महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय। इनके बाद शासक बनते हैं महाशिवगुप्त प्रथम ययाति। तो देखिए, फिर भवगुप्त के बाद महाशिवगुप्त, इनका नाम ययाति है। इनके द्वारा उपाधि महाशिवगुप्त का। इनके बाद फिर भवगुप्त हो जाएंगे और इनके नाम जो है भीमरथ, ययाति भीमरथ। तो इनके नामों को याद रखना है आपको। जैसे पहले तो शिवगुप्त का हो गया, उसके बाद जन्मेजय, ययाति, भीमरथ, धर्मरथ शासक बनते हैं। उसके पश्चात नहुष शासक बनते हैं इंद्ररथ। तो ये भीमरथ के 3 पुत्र होते हैं। भीमरथ के 3 पुत्र धर्मरथ, नहुष और इंद्ररथ, ये 3 भाई हैं। इनके पश्चात जो है इन तीनों के शासन के पश्चात यहाँ महाशिवगुप्त तृतीय जो चंडीहर नाम रहता है, चंडीहर ये आती। उसके बाद उद्घोत केसरी, फिर जन्मेजय। जन्मेजय 2 हो गए। तो पहला जन्मेजय जो है भवगुप्त जन्मेजय था और ये जो है महाशिवगुप्त 4th जन्मेजय हैं। ठीक, इनके 3 पुत्र होते हैं। महाभवगुप्त प्रथम पुरंजर, 2 पुत्र होते हैं, एक पुरंजय और जो है अंतिम है कर्ण। तो ये कर्ण केसरी, अंतिम शासक का नाम कर्ण केसरी जो है महाशिवगुप्त पंचम है, उन्हीं का नाम है कर्ण केसरी। तो इस वंश के अंतिम शासक है कर्ण केसरी। ठीक, तो ये जो है उत्कल के सोमवंशियों का वंशावली है। देखिए, चलिए इन सभी शासकों का जो है प्रमुख शासकों का जो भी हमारे पास तथ्य ज्ञात हैं उन सभी तथ्यों को देखेंगे। तो सबसे पहले शिवगुप्त। तो शिवगुप्त जो है इस वंश के संस्थापक और प्रथम शासक के रूप में जाने जाते हैं। शिवगुप्त संस्थापक और प्रथम शासक। इनके राजत्व काल में त्रिपुरी के कलचुरी शासक मुक्तुंग, तो शंकरगढ़ मुक्तुंग द्वितीय जो है मुक्तुंग के नाम से जाने जाते हैं, उनका कौशल पर आक्रमण किया गया था और इनके अधीन जो पाली का क्षेत्र था उसे छीन लिया गया था। तो शिवगुप्त से पाली क्षेत्र मुक्तुंग के द्वारा छीन लिया गया था। महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय। तो अब जन्मेजय इनका शासनकाल 880 से 920 ईस्वी तक के था। इन्हें धर्मकम दर्भ और स्वभाव तुंग इन नामों से भी जाना जाता है जन्मेजय को। इनके 13 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक 13 ताम्रपत्र जन्मेजय के प्राप्त हुए हैं, जिनमें इनकी उपाधि त्रिकलिंगाधिपति और कौशलेंद्र की उपाधि धारण किया है। तो देखिए, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि जो है इस वंश के सभी शासकों द्वारा
धारण किया गया है, किसे छोड़ के, श्रीगुप्त को छोड़ करके। वही कौशलेंद्र की उपाधि महानदी के दक्षिण में स्थित सारंगढ़ व सिरपुर क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेने के कारण कौशलेंद्र की उपाधि धारण किया गया था जन्मेजय द्वारा। अन्य उपाधियों में परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की भी उपाधि धारण किया गया है। इनकी राज मुद्रा में लक्ष्मी का अंकन मिलता है। देखिए, इनके द्वारा स्वर्णपुर सोनपुर से ताम्रपत्र जारी किया गया था और इनके 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं, मूर्शिमा अभिलेख और आराम अभिलेख। संभवतः इन्होंने कलचुरियों को पराजित कर अपने छीने हुए क्षेत्र पुनः वापस किए थे। तो कलचुरियों ने जो उनके पाली क्षेत्र छीना गया था उन्हें इनके द्वारा वापस लिया गया था। जन्मेजय ने सर्वप्रथम त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया तथा बाद में सभी सोमवंशी शासकों ने यह उपाधि धारण किया था। तो इनके द्वारा सर्वप्रथम त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि और कौशलेंद्र की उपाधि धारण किया गया था। ठीक, तो ये है महाशिवगुप्त प्रथम जन्मेजय। उनके बाद इनके पुत्र होते हैं महाशिवगुप्त प्रथम ययाति। तो इनका नाम ययाति था और वह जो है इनका राज्य की उपाधि था। तो इनका कार्यकाल 920 से 955 ईस्वी तक था और इनका शिलालेख है मारंज मूर शिलालेख। तो यह प्रश्न पूछा आ चुका है, याद रखेंगे। मारंज मूर शिलालेख किनका है? ययाति का, महाशिवगुप्त प्रथम ययाति का। इन्होंने चेदी नरेश दुर्गराज को पराजित कर जला दिया था। तो चेदी के नरेश से दुर्गराज उन्हें पराजित करके जला दिए थे। इन्होंने संपूर्ण उड़ीसा क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इन्होंने विनीतपुर का नामकरण ययाति नगर के रूप में किया था। तो विनीतपुर उसका नाम ययाति नगर किया था और यही ययाति नगर इनकी राजधानी बनी। ठीक, इस वंश की राजधानी रहा है ययाति नगर, विनीतपुर का ही नाम है, जहां से दान पत्रों द्वारा दान देने का उल्लेख मिलता है। देखिए, इनके पुत्र होते हैं भीमरथ, महाशिवगुप्त द्वितीय भीमरथ। इनका कार्यकाल 955 से 975 ईस्वी। इन्होंने ययाति नगर को राजधानी बनाया। तो ययाति नगर की स्थापना किया है ययाति द्वारा और इसे राजधानी इनके पुत्र भीमरथ बनाते हैं। यह शैव धर्म के अनुयायी थे। इन्हीं के शासन काल में कलचुरी शासक लक्ष्मण, तो त्रिपुरी के कलचुरी शासक थे लक्ष्मण राज द्वितीय, त्रिपुरी नरेश लक्ष्मण राज द्वितीय। उनके द्वारा जो है 945 से 970 के मध्य कौशल व ओंड्र पर आक्रमण किया गया था। कौशल और ओंड्र पर आक्रमण किया गया, जहां के शासकों को पराजित किया, किंतु उन्होंने अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा। तो लक्ष्मण राज द्वितीय द्वारा जो है भीमरथ कार्यकाल में ही आक्रमण किया गया था कौशल और ओंड्र पर। इसे पृथ्वी का भूषण तथा कली का कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो याद रखिए, यह कथन किनके लिए है? महाभागुप्त द्वितीय भीमरथ के लिए है। इस कथन को याद रखेंगे, पृथ्वी का भूषण और कली का कल्प वृक्ष कहा गया है भावगुप्त द्वितीय भीमरथ को। ठीक, तो याद रखेंगे आप, भीमरथ के लिए है यह कथन। चलिए, अब अगले फिर शासक होते हैं, इनके पुत्र है धर्मरथ। तो भीमरथ के 3 पुत्र होते हैं, धर्मरथ, नहुषु और इंद्ररथ। तो सबसे बड़े पुत्र हैं धर्मरथ। धर्मरथ का कार्यकाल 975 से 995 ईस्वी तक। इनके द्वारा मुद्रा जारी किया गया था। इनकी मुद्रा में, राजमुद्रा में कमल पर बैठी लक्ष्मी का चित्रांकन मिलता है। कमल पर बैठी लक्ष्मी का चित्रांकन धर्मरथ की मुद्रा में देखने को मिलता है। इनके द्वारा अभिलेख महुलपारा अभिलेख जारी किया गया था, महुलपारा अभिलेख। इनके अनुसार धर्मरथ ने आंध्र तथा गौंड के नगरों को जला दिया था। आंध्र और गौंड के नगरों को जलाया था। इस युद्ध में इसके भाई इंद्ररथ ने इनका साथ दिया था, अतः इंद्ररथ को कलिंग का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार बंगाल और आंध्र तक के किया था। ब्रह्मेश्वर मंदिर शिलालेख में इसे द्वितीय परशुराम कहा गया है। तो इसे भी याद रखना है आपको, द्वितीय परशुराम किसे कहा गया है और कहाँ। तो ब्रह्मेश्वर मंदिर शिलालेख है, वहां इन्हें द्वितीय परशुराम कहा गया है, धर्मरथ को द्वितीय परशुराम। उपाधि इनका सोमकुल तिलक और तिलंग अधिपति के उपाधि। तो त्रिकलिंग अधिपति की उपाधि सभी धारण करेंगे। उसके अलावा इन्हें जो है सोमकुल तिलक की उपाधि धारण किया था। अब देखिए, इनके बाद फिर इनके भाई बनते हैं शासक। इनके भाई का नाम है नहुष। तो महाभावगुप्त तृतीय नहुष। इनका कार्यकाल 995 से 1010 तक रहेगा, 15 वर्षों का कार्यकाल। इनका शासनकाल अशांति भरा था। तो इनका शासनकाल अशांति भरा। इनके संबंधियों द्वारा साम्राज्य पर अधिकार को लेकर विद्रोह किया गया। इनके समय में इंद्ररथ कलिंग के गवर्नर पद पर बने रहे। तो इनके भाई इंद्ररथ अभी भी कलिंग के गवर्नर पद पर बने रहे। फिर इन्हीं के भाई इंद्ररथ द्वारा जो है अगले शासक बनते हैं। 1010 में 1022 ईस्वी तक के इंद्ररथ शासक हुए। इनका अभिलेख बानपुर अभिलेख प्राप्त होता है इंद्ररथ का। इनके समय 1022 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम, चोल शासक राजेंद्र प्रथम है, उन्होंने ययाति नगर पर आक्रमण किया और इंद्ररथ को कैद कर लिया और बाद में इंद्ररथ की हत्या कर दिया जाता है। तो इंद्ररथ को चोल शासक राजेंद्र प्रथम द्वारा जो है मारा जाता है इंद्ररथ। देखिए, इसके संबंध में याद रखना है, इनके शासन काल में सोमवंशियों का एक बड़ा
भाग इनसे छीन लिया जाता है। तो इनका जो है बहुत बड़ा हिस्सा छीन लिया जाता है। कलचुरी, भोज, परमार व चोल वंश के राजाओं द्वारा कलिंग, उत्कल तथा उन्र के विजय अभिलेख में नाम प्राप्त होते हैं। तो उन्र विजय अभिलेख में इन सभी शासकों का नाम प्राप्त होता है। देखिए उसके बाद इंद्ररथ के बाद जो है इनके बाद इन बनते हैं शासक कौन? चंडीहर ययाति। तो महाशिवगुप्त तृतीय चंडीहर ययाति, इन्होंने अपने साम्राज्य के वैभव को पुनः प्राप्त किया। जो वैभव यहाँ छीन लिया गया था उसे फिर से वैभव को प्राप्त करने वाले हैं चंडीहर ययाति। इसके बाद फिर इनके पुत्र बनते हैं उद्गोत केसरी। 1040 से 1065 का शासनकाल रहता है उद्गोत केसरी का। इनकी माता कोलावती के भुवनेश्वर अभिलेख से उद्गोत केसरी के विजय अभियानों की सूचना प्राप्त होती है। तो उद्गोत केसरी की विजय अभियान की सूचना इनकी माता का नाम है कोलावती, उनके भुवनेश्वर अभिलेख है वहां से प्राप्त होता है। इन्होंने कोसल और उत्कल दोनों क्षेत्रों पर शासन किया है। तो कोसल, दक्षिण कोसल अर्थात छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों क्षेत्रों में शासन देखने को मिलता है उद्गोत केसरी का। उसके बाद शासक बनते हैं जन्मेजय। तो ये जो है महाश्रीगुप्त चतुर्थ जन्मेजय हैं। इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। अब देखिए इस वंश के अंतिम शासक के रूप में नाम मिलता है कर्णकेसरी का। कर्णकेसरी अंतिम शासक हैं। इनका अभिलेख रत्नागिरी अभिलेख है। इसमें बताया गया रत्नागिरी अभिलेख में गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोड़गंग ने उत्कल क्षेत्र से तथा कलचुरी नरेश जाज्जल्यदेव प्रथम ने कौशल क्षेत्र से इन पर आक्रमण करके इनके शासन को समाप्त कर दिया था। तो उड़ीसा क्षेत्र के अनंत वर्मन चोड़गंग और छत्तीसगढ़ क्षेत्र के कलचुरी शासक जाज्जल्यदेव प्रथम द्वारा दोनों तरफ से इनके ऊपर आक्रमण हुआ। इस कारण जो है इस वंश का शासन समाप्त कर दिया जाता है इन दोनों शासकों द्वारा। तो रणकेसरी को अंतिम शासक के रूप में जाने जाते हैं कलिंग के सोमवंश में। तो ये हो गए कलिंग के सोमवंश। इसके बाद देखिए इसके बाद जो है इस चैप्टर के लास्ट में दिया गया है क्षेत्रीय राजवंशी स्थापत्य। तो हमने अभी तक के जो है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को कंप्लीट कर लिया है। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो राजवंश पढ़े हैं हम लोग, उन सभी राजवंशों ने क्या क्या स्थापत्य किए हैं, कब और कौन से मंदिर का निर्माण किया है, कौन से शासक के द्वारा, वो सब जानकारी यहाँ टेबल के फॉर्म में दिया गया है। उससे एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए पांडुवंशी शासक इंद्रबल या ईशान देव, इन दोनों के द्वारा जो है लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था खरोद में 6वीं शताब्दी में। पांडुवंश के ही शासक बालार्जुन की माता रानी वाष्टा देवी द्वारा और बालार्जुन द्वारा लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का बनवाया गया था 7वीं सदी में। नलवंश शासक विलासतुंग द्वारा लाजी लोचन मंदिर राजिम में 7वीं 8वीं सदी में बनवाया गया। बाणवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा पाली का शिव मंदिर बनवाया गया है पाली कोरबा में 9वीं सदी में। अब देखिए इसके अलावा अभी आगे पढ़ेंगे हम ये क्षेत्रीय राजवंशों में छिंदक नागवंश, फड़ी नागवंश, सोमवंश, काकती वंश। तो देखिए छिंदक वंश के धारावर्ष द्वारा शिव मंदिर का निर्माण बारसूर में कराया गया है। तो बारसूर में शिव मंदिर धारावर्ष द्वारा 11वीं सदी में। सोमेश्वर द्वारा नारायणपाल में विष्णु मंदिर का निर्माण किया जाता है 11वीं सदी में। फड़ी नागवंश में देखें तो गोपाल देव एवं लक्ष्मण देव राय द्वारा भोरम देव मंदिर चौरा गांव कवर्धा में 11वीं सदी में। रामचंद्र देव द्वारा मड़वा महल और छेरकी महल छपरी गांव और चौरा गांव में है मड़वा महल और छेरकी महल 14वीं शताब्दी में। देखिए सोम वंश के कर्णराज द्वारा कर्णेश्वर महादेव मंदिर सिहावा में और राम मंदिर कांकेर में। ठीक, तो यही याद रखेंगे कर्णेश्वर महादेव मंदिर सिहावा और राम मंदिर कांकेर, इनका निर्माण कर्णराज के द्वारा कराया गया है। सोमवंशी शासक है कर्णराज। कांकेर की सोमवंशी शासक है कर्णराज। अब अगला देखिए काकती वंश। तो काकती वंश के अन्नम देव द्वारा दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण दंतेवाड़ा में किया गया था 14वीं सदी में। इन सभी वंशों को भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी इसमें जो पढ़े हैं पांडुवंश, नलवंश, बाणवंश, तो इनसे संबंधित को आप याद रखेंगे। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण शासक और उनकी उपाधियां दिया गया है, उसे देख लीजिए। तो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करने वाले कौन कौन है? तो महाशिवगुप्त चतुर्थ, ये जो है सभी त्रिकलिंगाधिपति कौन से, जो उत्कल के हम उड़ीसा के सोमवंशी पढ़े हैं, उन सभी शासकों द्वारा त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया गया है। कौशल अधिपति की उपाधि तिवरदेव पांडुवंशी तिवरदेव और कुलचुरी वंश के पृथ्वीदेव प्रथम दोनों के द्वारा। भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि छिंदक नागवंशी भी पढ़ेंगे, उनकी उपाधि होता है भोगवतीपुरेश्वर, भोगवतीपुर उनकी राजधानी होता है। परम महेश्वर की उपाधि महाशिवगुप्त बालार्जुन द्वारा। सेंट ऑफ जेरूसलम काकती वंश पढ़ेंगे तब रुद्र प्रताप देखेंगे, उनके द्वारा सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि। पांडुवंशी शासकों द्वारा परम भागवत की उपाधि। भट्टारक की उपाधि सर्वप्रथम भवदेव वर्मन ने लिया था, नलवंशी शासक। राजयोगी की उपाधि राजसी तुल्य कुलवंश। प्राग परमेश्वर हर्षगुप्त, पांडुवंशी शासक हर्षगुप्त द्वारा प्राग परमेश्वर की उपाधि धारण किया गया था। तो प्रमुख उपाधि हो गए। इसके बाद देखिए प्राचीन कालीन शासकों की मुद्राएं दिया गया है। तो अभी जो पढ़े हैं शासक वन की मुद्रा कहाँ से किन शासकों की मुद्रा प्राप्त हुए हैं उसे देखिए। तो मौर्यकालीन मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जांजगीर चांपा के अकलतरा, शक्ति के ठठारी, सारंगढ़ के बारवा देवगांव, रायपुर के तारापुर, आरंग और उड़ेला से प्राप्त हुए हैं।
ये क्या है, मौर्यकालीन सिक्के हैं। इसे हम देख चुके हैं पहले भी डिटेल से, यहाँ रिवीजन कर सकते हैं इन चार्टों के माध्यम से। उसके बाद शुंग वंश के देखे थे तो बिलासपुर के मल्हार से शुंग वंश वसुमित्र के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सातवाहन वंश में बिलासपुर के मल्हार से राजा अपिलक की मुद्रा, पुलवामी की आवाक्ष मुद्रा, देव सीरीज की शीशे की मुद्रा, सातकर्णी के शीशे की मुद्रा प्राप्त हुए हैं। बिलासपुर से चकरबेड़ा से सातवाहन कालीन रोम सिक्के प्राप्त हुए हैं। शक्ति से बालपुर का राजा अपिलक की मुद्रा प्राप्त हुए हैं, शक्ति के बालपुर से। देखिए कुषाण वंश के सिक्के 3 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। बिलासपुर के झाझापुरी या पेंडरवा से तांबे के सिक्के, बिलासपुर और कोरबा से तांबे के सिक्के, और रायगढ़ के तेलीकोटा से स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसके खोज सीके साहू द्वारा किया गया है, रायगढ़ के तेलीकोट के सिक्के, कुषाणकालीन सिक्के की। अब देखिए अगला है गुप्त काल। तो गुप्त काल में किनके किनके सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो देखिए दुर्ग के बाना परत से 3 शासकों का नाम, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, कांचगुप्त। स्कंदगुप्त का सर्वाधिक 7 स्वर्ण सिक्के, कुमारगुप्त के 1 और कांचगुप्त के 1। रायपुर के 3 स्थान हैं, आरंग, पिटईवल्द और खैरताल। यहाँ से कुमारगुप्त के पहले रत्न जड़ित सिक्के आरंग से, कुमारगुप्त के 40 सिक्के पिटईवल्द से और खैरताल से 215 उत्पीड़ित सिक्के प्राप्त हुए हैं। बालोद से देखिए, बालोद की कुलिया से कुमारगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। रायगढ़ के खरसिया से विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का प्राप्त हुआ है। गरियाबंद के पित्तेबंद गांव से 46 कुमारगुप्त के और 3 चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के प्राप्त हुए हैं। बलौदा बाजार के खेरनाल ग्राम से 54 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो महेंद्रादित्य और कुमारगुप्त दोनों के हैं। अगला देखिए नल वंश से संबंधित। तो नल वंश में सबसे इंपॉर्टेंट है कोंडागांव। कोंडागांव के अड़ेंगा से 32 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 29 वराह राज के हैं, भवदत्त वर्मन के 1, अर्धपति के 2 स्वर्ण सिक्के हैं। बालोद के कुलिया ग्राम से स्तंभ राज के 55 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। सरबपुरी वंश में देखिए तो मल्हार से प्राप्त हुआ है प्रसन्न मात्र के स्वर्ण सिक्के, और मित्र वंश के मल्हार से प्राप्त हुआ है मल्हार टकसाल से निर्मित सिक्के प्राप्त हुए हैं मित्र वंश से। देखिए गामस कोसली पहले भी पढ़े हैं, ये मित्र वंश से संबंधित है। गामस कोसली ब्राह्मी लिपि में वर्णित मुद्रा मल्हार से प्राप्त हुए हैं, ये मित्र वंश से संबंधित है। तो ये हो गए प्रमुख प्राचीन काल में मिले जो सिक्के हैं अभी। अब उसके बाद देखिए वर्तमान नगर एवं उनके प्राचीन नाम। तो कुछ नगर हैं उनके प्राचीन नाम दिए गए हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए मल्हार देखे हैं, प्रसन्नपुर या मल्हारी पत्तनकन के नाम से जाना जाता है। मल्हार प्राचीन नाम, इसे प्रसन्न मात्र द्वारा बसाया गया था। दुर्ग शहर, ये दुर्गराज या मान मात्र द्वारा बसाया गया था, जिसे जयराज के नाम से भी जानते हैं, सरबपुरी वंश के शासक हैं। सिरपुर को चित्रांगतपुर या श्रीपुर के नाम से जानते हैं, महासुदेव राज द्वारा बसाया गया था। खरौद इंद्रपुर या खरीद्रप्रद के नाम से जानते थे, इंद्रबल, पांडु वंश के शासक इंद्रबल द्वारा इंद्रपुर की स्थापना। रतनपुर, रत्नपुर, रत्नदेव प्रथम, कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम। जांजगीर, जाजल्यपुर या जाजल्य नगरी, जाजल्यदेव प्रथम। तखतपुर, तखत सिंह द्वारा कलचुरी शासक। राजपुर या जूनानगर जो है राज सिंह कलचुरी शासक। रायपुर की स्थापना रामचंद्र देव कलचुरी शासक, रायपुर की कलचुरी से रामचंद्र देव, उनके द्वारा रायपुर शहर। बस्तर का प्राचीन नाम भ्रमरकोट याद रखेंगे। सरगुजा रियासत को डांडोरा कहते थे, और मौर्य काल में इसे झारखंड कहते थे। कांकेर रियासत को कांकर या कंकड़ या कंकड़ाय, कंक नगरी, इन सभी नामों से जाना जाता है कांकेर रियासत। बस्तर रियासत को दंडकारण्य, महाकांतर, भ्रमरवत और भ्रमरकोट के नाम से जानते हैं। भोपालपट्टनम पुष्करी के नाम से। कंवर्धा रियासत को पौरागढ़ तालुका के नाम से, पौरागढ़ तालुका इसका प्राचीन नाम। राजनांदगांव को नांदगांव और नंदीग्राम के नाम से जानते थे। छुई खदान क्षेत्र को कोडंका इलाका के नाम से, कोडंका इलाका छुई खदान। देखिए पंडरिया जमींदारी कहाँ, कंवर्धा के अंतर्गत है। तो यह जो है मुकुटपुर या मुक्तापुर के नाम से जाना जाता है, या इसे प्रतापगढ़ के नाम से भी जाना जाता था, पंडरिया जमींदारी। बिंद्रा नवागढ़ जमींदारी, नवागढ़ के नाम से जाना जाता था, बिंद्रा नवागढ़ जमींदारी। मल्हार या तलहारी मंडल के नाम से, कलचुरी काल में तलहारी मंडल और मल्हारी पतन के नाम से। और साथ ही देखे हैं हम इसे कौन सा, सरबपुरी वंश में जो है इनका स्थापना किया गया था मल्हार को प्रसन्नपुर के नाम से। सारंगगढ़ का सरहगढ़ या सारंगपुर के नाम से। जूना शहर राजपुर के नाम से जाना जाता था। धर्मजयगढ़ रबकोन या राबको के नाम से। चंपारण, चांपाझर, चंपारण। जसपुर नगर का नाम जगदीशपुर। खल्लारी को खल्लवाटिका या मृतकागढ़ के नाम से जानते हैं। खल्लारी को खल्लवाटिका या मृतकागढ़ प्राचीन नाम। शिवरी नारायण का सौरी नारायण प्राचीन नाम है। धमतरी का धर्मतराई प्राचीन नाम। चित्रकूट का चक्रकोट। राजिम का पद्मपुर या कमल क्षेत्र, तो याद रखेंगे राजिम का पद्मपुर या कमल क्षेत्र। पेंड्रा का पंड्रा हो जाएगा। डोंगरगढ़ का कामवतीपुरम। धमधा का धर्मधाम। तो ये जो है छत्तीसगढ़ के वर्तमान शहरों के प्राचीन नाम और कुछ शहरों के जो है संस्थापकों के भी नाम दिए गए हैं।
तो यहाँ तक जो है हमारे छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास कंप्लीट होता है। इसके आगे हम आप छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे। यदि आपको इस वीडियो का पूरे प्राचीन छत्तीसगढ़ का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान मीमांसा में आपको प्राप्त हो जाएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम CGPSC प्री 2024 को टारगेट करके छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ की आर्ट एंड कल्चर, ये सभी कंप्लीट कर चुके हैं। और इसमें हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी प्राचीन इतिहास भी कंप्लीट कर लिए। अब इसके आगे हम छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।